मेरा सौभाग्य है कि आज जब देश एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में इस ऐतिहासिक चुनाव में इस ऐतिहासिक धरती पे आने का मुझे मौका मिला। मैं अपनी बात सिर्फ स्वराज इंडिया और जय किसान आंदोलन की तरफ से ही नहीं रख रहा हूं। भारत में भारत जोड़ो अभियान के नाम से एक अभियान हम चला रहे हैं पूरे देश भर में। उसके राष्ट्रीय कन्वीनर के नाते भी मैं अपनी बात रख रहा हूं और अनौपचारिक रूप से इस देश के जितने भी जन आंदोलन हैं, चाहे किसान का आंदोलन हो, दलित आदिवासी का आंदोलन हो, महिला का हो, अल्पसंख्यक का हो, इस देश में न जाने किस किस तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं, मजदूरों के और तमाम शोषित वर्गों के, उन सब के एक साथी के नाते भी अपनी बात रख रहा हूं। आज इस देश में जो हरियाणा का चुनाव हो रहा है, वो इस देश की कुल मिला के दिशा और दशा तय करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और उसमें भिवानी की एक बहुत ही अहम भूमिका है। देश में आज जो राज है, जिसे मैं कहता हूं ये झूठ का राज है, ये लूट का राज है और ये फूट का राज है, उस राज के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। वो सरकार दिल्ली से जो दिन रात हर रोज नए झूठ निकालती है, हर तरीके से इस देश की जनता को लूटने का तरीका निकालती है और बिल्कुल अंग्रेजों की तर्ज पे फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हर जगह पे कोई ना कोई जनता में फूट डालने का षड्यंत्र करती है। उसके विरुद्ध आज ये पूरा देश खड़ा हो रहा है। उस खड़ा होने की प्रक्रिया में 2024 के चुनाव में इस देश की जनता ने एक सबक तो दे दिया है। 400 पार वाले गुब्बारे में पंचर तो कर दिया है, लेकिन काम अभी अधूरा है और अधूरे काम को पूरा करने की शुरुआत हरियाणा से हो रही है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, फिर मैं उम्मीद करता हूं झारखंड और महाराष्ट्र, यहां जो गुब्बारे में बची हुई हवा है वो निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है ताकि ये जनता इस देश को बचाने का संदेश दे सके। हरियाणा की जनता ने वैसे अपना मन बना लिया है। चुनाव शुरू होने से पहले ही 3 शक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को हरियाणा से बाहर निकालने का इशारा कर दिया है। वो है किसान, जवान और पहलवान। इन तीनों ने हरियाणा प्रदेश का चुनाव परिणाम एक मायने में तो पहले से तय कर दिया है। किसानों के साथ दिन रात दगा करने की जो नीति है, हरियाणा में मैं घूम रहा था, सब तरफ किसान कह रहे हैं भाई धान की फसल तैयार होके बैठी है और हमेशा की तरह खरीदी पोस्टपोन कर दी गई है। धान बिक रहा है 1800-1900 रुपए के अंदर। सरकार ने 2320 का रेट डिक्लेयर करके रखा हुआ, बैठे हुए आराम से 1 अक्टूबर तक करेंगे, तब तक किसान बेच बाच के निपट लेगा। कल कंगना रनौत, इनकी मेंबर पार्लियामेंट, खुल के कहती हैं कि 3 कृषक कानून हम वापस लाएं। कल की बात है, पुरानी बातें मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद, पूरे देश में किसानों के आक्रोश के बाद फिर इनकी जुर्रत है, फिर इनका षड्यंत्र है और कंगना रनौत के बहाने तो टेस्ट करके देख रहे हैं कि कितना मामला, कितना आक्रोश निकलता है। तो किसान के खिलाफ इनकी नीति है, जवान के खिलाफ जो बेरोजगारी की स्थिति हरियाणा में है वो सारी दुनिया जानती है, और ऊपर से अग्निवीर जो हरियाणा के विरुद्ध विशेष षड्यंत्र है, क्योंकि अपनी छोटी आबादी होने के बावजूद हरियाणा इस देश की फौज में लगभग 10% योगदान करता रहा है। ऐसे में पक्की नौकरी को कच्ची ठेके की नौकरी बना देना, और यही नहीं, हरियाणा में कुल जितनी भर्ती होती थी वो भर्ती अब 1/3 हो गई है। 4,500-5 हजार भर्ती हर साल हुआ करती थी, वो घट के 1,500-2 हजार की भर्ती अब हरियाणा में हो गई है। ये जवानों के खिलाफ षड्यंत्र, और पहलवानों के खिलाफ जो हुआ है वो तो पूरे देश ने देखा है।
तो इन तीनों ताकतों ने पहले ही इस प्रदेश में भूमिका बना दी है। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। आपकी तरह किसी पत्रकार ने मेरे से पूछा कि भाई हरियाणा में क्या होगा चुनाव में, एक जमाने में भविष्यवाणी किया करता था। मैंने कहा भैया भविष्यवाणी का काम बंद कर दिया, अभी तो नहीं करता। कहा फिर भी क्या होगा? मैंने कहा 3 संभावनाएं हैं। उसने कहा अच्छा 3 संभावनाएं हरियाणा के चुनाव में? मैंने कहा 3 है। या तो बीजेपी के खिलाफ हवा चलेगी, या बीजेपी के खिलाफ आंधी चलेगी, या बीजेपी के खिलाफ सुनामी चलेगी। 3 ही संभावनाएं हैं हरियाणा में। और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है वो हवा आंधी और सुनामी में बदलती जा रही है। लेकिन इस सब में मेरे लिए भिवानी का चुनाव विशेष महत्व का है, इसलिए क्योंकि भिवानी में कई चीजें एक साथ हैं जो बाकी 89 सीट के बाद एक जो बदलाव एडिशनल है वो भिवानी का है। मैं कहता हूं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, चेरी ऑन केक। केक तो बन गया, उसके ऊपर चेरी, यानी कि बाकी सब तो सज गया, उसके ऊपर ताज की कमी है। भिवानी वो ताज होगा। और वो मैं इसलिए कहता हूं, इसलिए नहीं कि आज संयोग से मैं यहां बैठा हूं, क्योंकि भिवानी की सीट इस बात का प्रतीक है कि ये केवल एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये इस देश के सभी जन सरोकार रखने वाले संगठनों और राजनीतिक शक्तियों की लड़ाई है। भिवानी किसान आंदोलन का प्रतीक है। और इस अवसर पे मैं कॉमरेड ओम प्रकाश जी को और भिवानी की पूरी टीम को, अखिल भारतीय किसान सभा की जो टीम थी, जिस टीम ने अलख जगाए रखी, शाहजहांपुर का मोर्चा मेरे जिम्मे था, तो मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं 13 महीने जो शाहजहांपुर के अंदर मोर्चा चला, अगर आपकी भिवानी की टीम वहां ना होती, अगर किसान सभा की टीम ना होती, मेरे जैसे लोगों की कोई बिसात नहीं है कि हम 13 महीने वो मोर्चा चला सकते। ये किसान आंदोलन की परीक्षा का समय है और आपके माध्यम से किसानों को, किसानों के शुभचिंतकों को, किसान आंदोलन से जुड़े हुए तमाम परिवारों को मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर उस किसान आंदोलन की थोड़ी सी भी याद हमारे बीच है और उसको हम याद करना चाहते हैं, उसे सैल्यूट करना चाहते हैं, तो उस किसान आंदोलन को सैल्यूट करने का तरीका है दतिया हथौड़ा के ऊपर जाके वोट दबा के। आज उसकी परीक्षा है। और साथ में इस देश में और प्रदेश में ईमानदारी की राजनीति की परीक्षा है भिवानी। इसलिए दिन रात हम लोग कहते रहते हैं भाई राजनेता ऐसे हैं, ये नहीं करते, वो नहीं सुनते, पता नहीं महल बना लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सही बात है, सब लोगों को महसूस होती है। लेकिन जब हमारे बीच कॉमरेड ओम प्रकाश जैसा कैंडिडेट आता है, तब पता लगता है कि हम खाली सिर्फ शिकायत ही करना चाहते हैं या कि कोई जब विकल्प आए तो उस विकल्प के साथ खड़ा भी होना चाहते हैं। तो हरियाणा का परिणाम 8 तारीख को आएगा। परिणाम मोटे तौर पे क्या होगा वो प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। सड़क के ऊपर अब पता है, सरकार बदल रही है, हवा पलट गई है, हरियाणा की सरकार बदलने वाली है। लेकिन इस बदलती सरकार का चरित्र क्या होगा वो भिवानी जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तय होगा। तो आपको सच बताऊं, 8 तारीख को परिणाम के बारे में तो कुल मिला के संदेह नहीं है सरकार क्या होगी, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को भिवानी के परिणाम का इंतजार रहेगा। और आपके माध्यम से मैं भिवानी की जनता से, भिवानी के मतदाता से, भिवानी के हर नागरिक से, किसान से, मजदूर से, दलित से, महिलाओं से, सबसे अपील करना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में एक नई तरह की राजनीति, एक नए तरह के बदलाव के प्रतीक के रूप में जो 2 मशीनें लगेंगी, उसमें पहली मशीन पे दूसरा नंबर पे ही है ना जी, दतिया हथौड़ा का हमारा साइन होगा। उसके ऊपर, उस सिंबल के ऊपर बटन दबा के आप हरियाणा प्रदेश में बदलाव की शुरुआत करें। धन्यवाद। भाई लोकतंत्र है, हर एक का अधिकार है चुनाव लड़ने का। मेरी उम्मीद रहती कि आम आदमी पार्टी और दूसरे तमाम जितने भी संगठन हैं वो इस प्रदेश में जो बड़ा बदलाव हो रहा है उसका हिस्सा बनते। मेरी तो आज भी उम्मीद रहेगी कि भिवानी जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां कॉमरेड ओम प्रकाश जैसे कैंडिडेट आए, वहां तो बाकी सब लोग बाकी चीजों को भूल के इनके पक्ष में खड़े हों,
ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी। बाकी लोकतंत्र है, अधिकार सबका है, लड़ेंगे। जिस प्रकार शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को जिस प्रकार बताया तो जाति आधारित मुद्दे ज्यादा हावी लग रहे हैं, क्योंकि आप विश्लेषण करता रहेंगे, या फिर जो पब्लिक सरोकार से मुद्दे, क्या लगता है इन चुनाव में आपका विश्लेषण? बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव जाति पे लड़ा जाए। बीजेपी, ये मैं बार बार कहता हूं, ये जब राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, ये सब बातें करते हैं, मैं हमेशा हंसता हूं, कहता हूं भाई इनकी हकीकत तो देख लो। और सिर्फ यहां की बात नहीं है, हर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति जाति की राजनीति है। हरियाणा में 35-1 की राजनीति, यानी कि खुल्लम खुल्ला पूरे प्रदेश को एक समुदाय के खिलाफ, जाट समुदाय के खिलाफ खड़ा करने की राजनीति है। यहाँ के यादव को, यहाँ के राजपूत को जाट के खिलाफ लगाना, और वहीं पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेश को यादवों के खिलाफ लगाना। कल जो उत्तर प्रदेश से वीडियो आया है, वहां एक पुलिस वाला कह रहा है एक आदमी को, कोई मोटरसाइकिल पे आदमी जा रहा है, उसका नाम पूछता है, कहता है मेरा नाम महेंद्र यादव। कहता है बेटा फूट ले यहां से, नहीं तो तेरा मंगेश यादव बना दूंगा। मतलब खुल्लम खुल्ला पूरे प्रदेश में जातीय विद्वेष, यहां यादवों को गले लगाना, वहां यादवों का एनकाउंटर करवाना, है ना। यही राजनीति आप झारखंड पहुंच जाइए तो झारखंड के अंदर कन्वर्टेड आदिवासी, नॉन कन्वर्टेड आदिवासी का झगड़ा, जहां जहां हिंदू मुसलमान मिल जाए वहां तो हर जगह हिंदू मुसलमान का झगड़ा, और जहां हिंदू मुसलमान ना मिले, जहां कन्वर्टेड आदिवासी ना मिले, वहां कुकी और मितेई का झगड़ा। ये तो पूरे देश में बिल्कुल अंग्रेजों की राजनीति, फूट डालो और राज करो की राजनीति खेल रहे हैं। तो बीजेपी की रणनीति तो स्पष्ट है, क्योंकि ले दे के डूबते को तिनके का सहारा, तो डूब तो रहे हैं। अब इनको यही है कि किसी तरह जातीय विद्वेष की राजनीति करो, इससे बच जाओ। लेकिन जनता के बीच घूमकर अब मुझे विश्वास है कि ये जनता में चल नहीं रहे मुद्दे। जनता कह रही है भाई 10 साल हो गए, अब जवाब तो दो, तुमने क्या किया। कहते थे भ्रष्टाचार था, अब आके तुमने तो, मैंने कल पूछा किसी से, भाई साहब भ्रष्टाचार, कहते बाबूजी रेट हो गया है 10 गुना और अब काम की गारंटी भी नहीं रही। ये हालत है। तो भ्रष्टाचार की ये हालत यहां पे। किसान की मैंने बता दिया आपको, किसान परेशान है, और हर व्यक्ति प्रदेश का कहता है भाई साहब ये कौन सा फैमिली आईडी और आ गया। पहले आधार बना बना के किसी तरह से किया था, अब ऊपर से फैमिली आईडी और लग गया है। अब मेरा घर किसी और के नाम चढ़ गया, मेरे बेटे का किसी और की फैमिली के अंदर नाम आ गया, और प्रॉपर्टी आईडी आ गई। किसान कह रहा है कि साहब ये रजिस्ट्रेशन का मैं परेशान हूं। ये सारा खेल क्या है? सारा खेल है प्रदेश की जनता को घुमाए रखना, और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से हाथ झाड़ के खड़ी है। तो ये मुद्दे जो जमीन के मुद्दे हैं, और रोजगार का जहां बात कर लो, लोग कहते हैं कि बड़ी सरकार बातें करते हैं ना साहब, बगैर खर्ची पर्ची के हमने दिया किया। अरे भाई रोजगार कहाँ है, कितने दिए? जब आपने सत्ता ली थी उस वक्त सरकारी नौकरी में कितने लोग थे, और आज सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? सरकारी नौकरियां कम कर रहे हैं, और प्रदेश में रोजगार की इतनी बुरी अवस्था है, हर जगह बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। आज ये सवाल, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, किसान की अवस्था का सवाल, ये सवाल जो है लोगों के दैनंदिन जीवन की तकलीफ जो है वो मुद्दा बन रही है, और बीजेपी की जाति का कार्ड आज नहीं चल रहा है। यादव जी, आप पार्टी महसूस करते हैं? कल अरविंद केजरीवाल जी भिवानी आए थे, उनके वादों में कितना दम मानते हैं? आप उनसे जुड़े हुए हैं, आपसे पूछना वाजिब सवाल बनता है। वाजिब जरूर बनता है भाई, पर मैं 8 साल पहले आम आदमी पार्टी से मुक्त हो चुका हूं, वो आप जानते ही हैं। और उनके वादे करने का, जैसे मैंने कहा, हर एक को अधिकार है, लोकतंत्र है। अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरा उनको अधिकार है। मेरी ऐसी उम्मीद रहती कि कम से कम ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में, जहां हरियाणा की जनता 10 साल बाद मुक्ति पाने की कोशिश कर रही है, और खास तौर पे भिवानी जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो पूरे प्रदेश के लिए एक प्रतीक बन गई है ईमानदारी की लड़ाई का, कमेरे लोगों के संघर्ष का, ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में कंधे से कंधा जुड़ के खड़ी होती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। आपका इशारा जो भाजपा इशारा नहीं कर रहा, मैं तो खुल के कह रहा हूं,
पूरे देश में इन लोगों की राजनीति यही है। नूह में क्या किया? पिछले साल बिल्कुल सुनियोजित तरीके से ऐसी प्रोवोकेशन की गई कि किसी तरह से आग लगे, और रणनीति क्या थी कि मेवात से चिंगारी निकले और पूरे एनसीआर में आग लगा दो। ये रणनीति थी, खुल के मैं कह रहा हूं। और ये तो किसान आंदोलन का भला हो, किसान आंदोलन ने वहां महापंचायत कर दी, नहीं तो लगा दी थी इन्होंने तो आग। इस साल दोबारा नूह में बिल्कुल वही काम हुआ, बिल्कुल तैयारी करके आए कि यहां पे इस बार तो इलेक्शन से पहले है, अच्छा से दंगा होगा। हमारे साथी तैयार थे, वो जिन्हें बीजेपी लेके आई, आते ही उनके गले में माला डाल दी। अब बेचारे कहां से दंगा करेंगे, है ना। ये स्थिति बन हो गई है यहां पे कि जो सरकार में है वो दंगा करवाने की सोचते हैं, वो हिंसा करवाने की सोचते हैं, और जो बेचारे सरकार के बाहर बैठे हैं वो नीति बनाते हैं कि शांति कैसे बनाई रखी जा सके। तो ये तो बीजेपी की देश भर में रणनीति। आप देखिए मणिपुर में हो क्या रहा है, हमारे इलाकों में खबर नहीं आती पूरी। पहले वहां राइफल चला करती थी, अब तो मामला मतलब रॉकेट लॉन्चर वहां इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इस देश के अंदर दो वर्ग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री 16 देशों में चले गए, मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। तो ये तो बिल्कुल पूरे देश में आग लगा के अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और अब इस देश की जनता की जिम्मेवारी है कि किसी तरह से इनकी लगाई हुई आग को बुझाएं, और उस काम में हमें लगना है। और उसकी अपील करने के लिए मेरे जैसे लोग यहाँ पे आए। भाजपा कह रही है अपनी सरकार बनाएंगे, आप कांग्रेस सरकार बनाएंगे, लेकिन कितनी सीटें हरियाणा में आएंगी? भाई साहब, सीटों की बात आप बताएंगे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। भविष्यवाणी का काम मैंने तो दिया छोड़, और मैंने तो आपको कहा 3 संभावनाएं हैं, या तो भाजपा के विरुद्ध हवा है, या आंधी है, या सुनामी है। अब तीनों में से क्या है आप बता दो। बात करें कल डॉक्टर सुशील गुप्ता भिवानी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में आपके पास सरकार बनेगी बिना आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं निकलेगी। मुझे ज्यादा अच्छा लगता अगर वो कहते कि सरकार किस मुद्दों की बनेगी, सरकार किस नीति की बनेगी। सिर्फ ये कह देना कि मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगी, इसमें मुझे कोई नीति, दृष्टि, विजन समझ नहीं आता। राजनीति में कुछ नीति भी तो होनी चाहिए ना, केवल रणनीति नहीं होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, या फिर इसे भला हो जाएगा या आदत पड़ जाएगी लोगों को? मेरे ख्याल में हमारे बहुत सवाल आम आदमी पार्टी पे फोकस्ड हैं, वो मैं समझ सकता हूँ। उसका हरियाणा के चुनाव में बहुत प्रासंगिकता मुझे नजर नहीं आती है। जहां तक बात रेवड़ियों की है, मैं एक बात कहता हूं, पिछले साल 2 साल से ये मुहावरा इस देश में चल निकला है, रेवड़ी बट रही है। इस मुहावरे का एक फायदा जरूर हुआ है कि पूरे देश को पता लग गया कि रेवड़ी क्या होती है। मेरे को बड़ी तसल्ली होती है कि मैं ही पहले समझा करता था रेवड़ी मेरे को अच्छी लगती है, सारे देश को भी पता लग गया कि रेवड़ी नामक कोई चीज होती है। इसके अलावा इस बहस से क्या निकला है मेरे को समझ नहीं आया। रेवड़ी दिखती है, जब अडानी को लड्डू दिए जाते हैं इनको नहीं दिखता है। पिछले हफ्ते क्या हुआ है, बांग्लादेश और अडानी का करार था। करार यह था कि झारखंड में अडानी के पास कैप्टिव पावर प्लांट है, जिसको सारी की सारी बिजली बांग्लादेश को सप्लाई होगी, और इस शर्त पे वो प्लांट बना था कि इसकी बिजली एक्सपोर्ट में काम आएगी, बांग्लादेश को जाएगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट गया, वहां की सरकार ने जांच करनी शुरू की कि आपने कैसे का समझौता किया। अब अडानी जी का संकट, बिजली पैदा कर रहे हैं, खरीदार उस तरफ बचा नहीं। रातों रात इस देश का कानून बदला गया है, और वो बिजली प्लांट जो इस शर्त पे बना था कि उसकी 100% बिजली एक्सपोर्ट की जाएगी, उसको अब छूट दे दी गई है कि तुम देश के अंदर लगा दो। और अब 2 राज्य सरकारें बीजेपी की इस अपने नियम बदल रही हैं कि अडानी की बिजली खरीदेंगे महंगे पैसे। ये नहीं दिखाई देता। गरीब को 4 पैसे मिल जाएं, रेवड़ी 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 रेवड़ी। अरे भाई, लड्डू जब बांट दिए वो किसी की निगाह में नहीं, तब बड़े सुंदर सुंदर अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, हेयर कट। ये हेयर कट क्या है? कोई कंपनी जो 20,000 40,000 करोड़ रुपए का बैंकों का कर्ज लेके डूब गई, और फिर उसके बाद कोई अडानी जी जैसा जाता है, उस 40,000 करोड़ का कर्ज लेके डूबी हुई कंपनी को 400 करोड़ में खरीद लेता है, और अखबार अंग्रेजी के कहते हैं इसमें हेयर कट हो गया। ये है हेयर कट। अरे हेयर कट ऐसा मेरे को भी दे दो भाई, किसान को भी थोड़ा सा हेयर कट दे दिया करो, रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये जो, और मजे की बात ये है
कि बीजेपी जब जब ऐसी कोई घोषणा करती है उसके बारे में कोई संपादकीय नहीं छपता है। फ्री बिजली की घोषणा उत्तर प्रदेश में इन्होंने की थी, कर्ज माफी की घोषणा इन्होंने उत्तर प्रदेश में की थी, वो रेवड़ी नहीं है। तो गरीब को दो तो रेवड़ी है, अमीर को दो तो नहीं है, बीजेपी दे तो नहीं है, और कोई दे तो है। ये कैसी संस्कृति बना रखी है कि जनतंत्र में जनता के लिए कुछ किया जाए, वो हमारी आंख में चुभने लग गया है। मैं आम आदमी पार्टी की केवल नहीं कह रहा हूं, मैं सामान्य बात कह रहा हूं। बिल्कुल लोकतंत्र में लोकहित की बात को सामने रखना जरूरी है, अनिवार्य है, उसके बारे में सवाल मैं नहीं उठाता। सर, नायब सिंह सैनी जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि हमने 58 दिनों का वो अपना हिसाब देते हैं, 133 के करीब ऐसे उन्होंने जो प्रोजेक्ट 58 में, तो 9.5 साल के जो कार्यकाल का जिक्र करते, इसको आप किसको देखें? वही मैं पूछने वाला था कि भाई 58 दिन का तो हिसाब दे दिया, आप ऐसा करो जो बाकी आपने 700 दिन बिताए हैं उसका भी जरा हिसाब दे दो। सच बात यह है कि जब कोई पार्टी 9.5 साल के बाद चुनाव से 6 महीने पहले अपना मुख्यमंत्री बदलती है, तो वो पार्टी खुद ही कह रही है कि 9.5 साल के बारे में कुछ कहने को हमारे पास नहीं है। वो तो खुद ही कबूल कर लिया उन्होंने, अब उसके बाद कहने को क्या बचा है। नायब सिंह जी अच्छी घोषणाएं करें, अच्छी बात है, कार्यवाहक हैं, कार्यवाहक नहीं रहेंगे, उसमें ज्यादा बात करने की आवश्यकता ही अरविंद केजरीवाल ये बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सपने देखने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। सपने देखने से स्वास्थ्य बना रहता है, हर एक का अधिकार है देखना, लेकिन कि इनमें से कोई कह रहा है कि सरकार हमारी बनेगी। मैंने आमतौर पे तो लोग चुनाव में आते हैं, कहते हैं सरकार हमारी बनेगी, अब ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे सहयोग से बनेगी। मतलब कि दंद फंद जोड़ तोड़ तिकड़म की तैयारी करके ही, मतलब इनका सारा सपना ही ये है कि हम तिकड़म का एक हिस्सा बनेंगे, इससे फालतू इनका सपना नहीं है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि भाई जब सपने ही पालो तो थोड़ा बड़े सपने क्यों नहीं पालते, मन के लड्डू ही हो तो फीके क्यों। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।